गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ मैं माधुरी आपका एमडी लॉ क्लासेस में। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक टॉपिक है जो कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट समाश्रित संविदाओं के बारे में बताता है। आज इस टॉपिक पे अपने कंप्लीट एंड विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज क्या है, कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड भी हो सकता है, कब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वैलिड होता है, सारी बातें अपनी पढ़ी। उससे पहले मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जिसमें मैंने जेएलओ के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। वो टेस्ट सीरीज कल की डेट संडे को वो 2 बजे टेस्ट सीरीज लाइव होगी यूट्यूब पे एमडी लॉ क्लासेस पे, तो आप फटाफट से ज्वाइन कीजिएगा और ये टेस्ट सीरीज रेगुलर चलती रहेगी। सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन की करेंगे, देन अपने सीआरपीसी, सीपीसी एंड जो भी जितने सब्जेक्ट्स है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जेएलओ के एग्जाम से पहले पहले आपको वो टेस्ट सीरीज कराऊं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊं यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो पोस्ट कर चुकी है जो कि इसके पूरे चैप्टर और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, कि जब अपने कोई भी एक्ट स्टार्ट करते हैं तो अपनों को कैसे पढ़ना चाहिए, सारे मैंने चैप्टर्स 1 बाय 1 याद करते हुए पूरे बताए। आज अपने इस चैप्टर जो सेक्शन, इसका चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 जो डील करता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डील करता है, जिसमें सेक्शन 31 अपनों को बताता है कि समाश्रित संविदा की क्या परिभाषा होती है। अगर मैं एक बार लॉ को साइड रखूं और आपको बताऊं कि समाश्रित संविदा क्या होती है, तो समाश्रित संविदा ऐसी संविदा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी बात पर डिपेंड करता है। अब किसी बात पर कैसे डिपेंड करता है, सिंपल एग्जांपल देती हूं आपको कि मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास गए, आप अपना ऑपरेट करवाने, ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन हम कर देंगे लेकिन आपकी पहले रिपोर्ट्स देखेंगे, अगर रिपोर्ट में सब कुछ पॉजिटिव आया तो हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। अब आपका ऑपरेशन किस बात पे डिपेंड हुआ, उस रिपोर्ट पे डिपेंड हुआ कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपका ऑपरेट कर देंगे। तो एक तरीके से ये क्या हुआ, ये हुआ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित संविदा, मतलब किसी बात पर कोई दूसरी बात डिपेंड करती है, वो होती है समाश्रित संविदा। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 31 क्या कहता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 31 में 2 लाइनें लिख दी है। मैं उसी लाइन को आपको तोड़कर समझाने वाली हूं कि ये लाइन को आप कैसे याद रखें और इस वर्ड का क्या मतलब है। सबसे पहले हमें कहता है कि समाश्रित संविदा वह संविदा है, क्या है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है जो ऐसी घटना पर, ऐसे इंसिडेंट पर, घटना से समपार्श्विक, समपार्श्विक का मतलब होता है जुड़ी हुई या जुड़ा हुआ, जुड़ी हुई, ठीक है, कि ऐसी संविदा जो किसी घटना से जुड़ी हुई है, किसी घटना के घटित होने पर, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ऐसे इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है कि वो घटना के घटित होने पर या घटना के घटित न होने पर किसी बात को करने या करने के लिए है, कि ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जो किसी घटना से जुड़ी हुई है और किसी घटना से जुड़े होने पर या तो वो घटना घटित हो जाए या तो वो घटना घटित न हो, इस बात को करने या न करने के लिए, कि कोई घटना किसी बात पर डिपेंड करती है, अगर वो घटना हो गई या वो घटना नहीं हुई। अब ये 2 पार्टीज के बीच डिपेंड करता है कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कि ये बात हो जाएगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे या ये बात नहीं हुई तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या हुआ, कॉन्टिजेंट डिक्री, ठीक, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि वह संविदा जो किसी घटना से जुड़ी हुई है, कि किसी घटना के या तो कंप्लीट हो जाने पर या उसके कंप्लीट न होने पर किसी बात को करने या करने के लिए है, तो वो होती है समाश्रित संविदा, ठीक है। अब देखो, जब आप कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेरेक्ट में देखोगे तो कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स आपको दिए होंगे, आवश्यक तत्व दिए होंगे कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। जब भी किसी बेरेक्ट में इसेंशियल एलिमेंट्स दिए होते हैं तो वो उसी डेफिनेशन से निकाल कर ही दिए होते हैं।
अब इस डेफिनेशन से अपने क्या इसेंशियल एलिमेंट निकाल सकते हैं कि कोई घटना जो किसी घटना के घटित होने पर होगी, या कोई घटना जो घटना के घटित न होने पर होगी, या ऐसी घटना समपार्श्विक रूप से होगी या जुड़ी हुई है, तो वो क्या मानी जाएगी, समाश्रित संविदा मानी जाएगी। अब देखो, इन्होंने कहा कि जो बीमा संविदाएं हैं, जो भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जितने भी बीमा संविदाएं होती है वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होती है, बट किसको छोड़कर, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर। जो अपने जीवन बीमा करवाते हैं, LIC करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बाकी जितने भी इंश्योरेंस है, वो सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारे क्या माने जाएंगे, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर घटना हुई, व्हीकल को नुकसान हुआ, तो ये पेमेंट या ये जितनी भी अमाउंट है आपको मिलेगी। ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर आप बीमार हुए, आपके साथ ऐसा हुआ, तो मेडिकल की तरफ से आपको इतनी अमाउंट दी जाएगी। तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट लाइफ इंश्योरेंस कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है। अब देखो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताती हूं कि जो समाश्रित संविदाएं हैं, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, का अनुपालन कब हो सकता है, कि जब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसका परफॉर्मेंस कब हो सकता है। 3 बातें मैं आपको बताऊंगी कब कब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो सकता है किसी घटना के घटित होने पर। डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर ये घटना घटित हो गई तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का आप परफॉर्मेंस करवा सकते हो। दूसरा, किसी घटना के न घटने पर, बात ये हुई थी कि अगर ये घटना नहीं हुई तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तब इसका परफॉर्मेंस आप करवा सकते हो। या किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट पर, विशिष्ट घटना के नियत समय में न होने पर, कि एक स्पेसिफिक घटना है, अगर वो इस टाइम पीरियड के अंदर नहीं हुई तो उस बात को आप क्या करवा सकते हो, उसका परफॉर्मेंस करवा सकते हो। जैसे एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल से समझती हूँ कि विशिष्ट घटना के नियत समय में न होने पर, कि एक जो पोत या विमान होते हैं, आपने सुना होगा, जो जहाज होते हैं पानी वाले, उनको पोत बोलते हैं, कि ए ने ये एक्सेप्टेंस दी कि अगर ये पोत इतने टाइम के अंदर आ गया तो मैं आपको कुछ धनराशि दूंगा, कुछ पैसे दूंगा। ठीक है। अब वो जो पोत है उस टाइम के अंदर आ जाता है, उस टाइम के अंदर आ जाता है, तो अब ए को क्या देनी पड़ेगी, धनराशि देनी पड़ेगी। अगर ए डिनाई करता है तो बी इसके अगेंस्ट कोर्ट में कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे केस कर सकता है, और कोर्ट क्या करेगा, उसको वो धनराशि दिलाएगा, ए से बी को वो धनराशि दिलाएगा। दैट इज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और जो विशिष्ट घटना के नियत समय में न होने पर होती है। ठीक है। अब देखो, कब समाश्रित संविदाएं शून्य हो जाती है, कब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी काउंट होते हैं, कब शून्य माने जाते हैं। 3 बातें दे रखी है कि जब घटना असंभव हो जाती है, जब घटना असंभव हो जाती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को कहा कि तू सी से शादी करेगा तो मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा। ए ने बी को कहा कि तू सी के साथ शादी करेगा तो मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा। अब यहां पर तो सी मैरिज करने से पहले ही मर जाता है, तो यहां पर इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड माना जाएगा, शून्य संविदा मानी जाएगी। कि समाश्रित संविदा कब शून्य होती है, जब घटना असंभव होती है, घटना का परफॉर्मेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता, तो वो शून्य मानी जाएगी। किसी विशिष्ट घटना के नियत समय के भीतर ना होना, कोई स्पेसिफिक घटना है, अगर उसका टाइम के अंदर वो नहीं होता तो वो क्या मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी।
और असंभव घटनाओं पर आश्रित करार। अब आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो तो घटना जो है असंभव है, वो हो ही नहीं सकती, उस पर अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तो जब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेके एक मेंस का क्वेश्चन आता है कि समाश्रित संविदा से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित वादों सहित समझाइए, तो आपको सबसे पहले समाश्रित संविदा को डिफाइन करना है, समाश्रित संविदा क्या होती है। देन आपने आसान शब्दों में उस एग्जामिनर को बताना है कि ये समाश्रित संविदा होती है जो किसी घटना पर डिपेंड करती है। देन आपको एग्जाम्पल लिखना है और 2 पॉइंट ये भी लिखने हैं कि जो समाश्रित संविदा का अनुपालन कब हो सकता है और समाश्रित संविदा कब वॉइड होती है। अब देखो मैं 2 आपको ऐसे केस बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट केस है, इन केसेस को भी आप अपनी आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो। क्या है केस, अघोरनाथ बनर्जी। केस का नेम थोड़ा सा हार्ड है बट इसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अघोरनाथ बनर्जी वर्सेस कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी 1885 1885 का ये केस है। इस केस में सुनो क्या हुआ था, एक पर्सन था जिसको कंडक्टर की जॉब चाहिए थी, बस में कंडक्टर्स होते हैं, उसकी जॉब चाहिए थी। ठीक है, अब उस कंडक्टर ने क्या कहा, जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उस बस के जो ओनर थे, जो मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि आपको सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी इसलिए कि आप अपनी ड्यूटीज का अच्छी तरह से पालन करेंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे। अगर आपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो जितनी भी आपने सिक्योरिटी जमा करवाई है उसको हम जब्त कर लेंगे और मैनेजर का डिसीजन ही फाइनल होगा। ठीक है, कंडक्टर से क्या हुआ, मिस्टेक हो गई, कंडक्टर ने अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने में फेलियर रहा, तो यहाँ पर वो मैनेजर ने उसकी सिक्योरिटी जब्त कर ली। वो कंडक्टर था, कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप दोनों के बीच, कंडक्टर मैनेजर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट था, समाश्रित संविदा थी। अब यहाँ पर मैनेजर ने जो आपकी सिक्योरिटी को जब्त किया है वो सिक्योरिटी जब्त कर सकते हैं, कोर्ट आपको वो सिक्योरिटी नहीं दिलाएगी। तो इस केस में ये हेल्ड किया था, अघोरनाथ बनर्जी वर्सेस कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी 1885 का केस है। दूसरा केस है KVNPO, याद रखना पड़ेगा, KVNPO बलैया वर्सेस KV श्रीनिवासैया सेट्टी एंड सन्स। ठीक है, KVNPO बलैया का केस है 1954 1954 का केस है। इस केस में देखो क्या हुआ था कि एक मालिक था, ठीक है, उसने अपने एजेंट से कहा कि तू इस मामले की, जो इस मुकदमा है, इसकी पैरवी करेगा और इसकी पैरवी करने में सफल रहेगा, केस जीतेगा तो मैं तेरे को इतना जेब खर्च दूंगा। ठीक है, उस एजेंट ने उस मामले की पैरवी की, उस मुकदमे का पैरवी की, आर्ग्यूमेंट की और वो एजेंट वो केस जीत जाता है। अब मालिक उसको जेब खर्च नहीं देता तो उस एजेंट ने उसके अगेंस्ट केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपने अपने एजेंट को ऑफर दिया और एजेंट ने वो काम कर दिया, घटना के घटित होने पर वो घटना घटित हो गई और फिर आपको उसकी जो भी जेब खर्च है, जितना आपने बोला, आपको पे करना पड़ेगा। आप दोनों के बीच ये क्या हुआ है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो आप इस केस की हेड लिख सकते हो कि एक मालिक ने अपने एजेंट से या अभिकर्ता से मामले की पैरवी करने के लिए कहा और कहा कि यदि पैरवी करने में आप जीत जाते हो तो आपको इतनी जेब खर्च दिया जाएगा। मालिक ने नहीं दिया, वो पर्सन कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उसको उसका जेब खर्च दिलाया, क्योंकि कोर्ट ने कहा दैट इज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, किसी घटना के घटित होने पर हुआ है। तो फिर कोर्ट ने हेल्ड किया इस केस में। ये दोनों केस अच्छे हैं, इसमें जो स्टोरी है वो भी आसानी से याद हो जाती है। तो आप इस टॉपिक के साथ इस केस लॉ को नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड जो ये चीजें मैंने आपको बताई है कि समाश्रित संविदा का अनुपालन कब हो सकता है, कब वो शून्य होती है, ये सारी चीजें सेक्शन 32, 35 इन सब से कनेक्टेड हैं। अगर आपने ये सारा समझ लिया तो मतलब जो चैप्टर 3
हुई है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, आपने उसका 90% पार्ट क्लियर कर दिया, आप इजीली इस क्वेश्चन को अपनी आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी, जो भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है उनको ये ऐसे लगता है कि हम हिंदी मीडियम में नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है। आप भी कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। आप सिर्फ कुछ लोगों की वजह से अपना मीडियम चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। आप ऐसा ना कीजिए, जिस मीडियम से आप हैं उसी मीडियम से कीजिए। बाकी मैं हूं, जो वर्ड आपको नहीं समझ आते वो मैं समझाऊंगी, जो चीज आपको नहीं क्लियर होती वो मैं करवाऊंगी। और एमडी लॉ क्लासेस की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं। जुडिशरी, एमपी, यूपी, हरियाणा, जिस स्टेट की भी आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी है, फुल पे करते हैं तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।